हेलो एवरीवन। तो हम लोगों ने उस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था जो हम पढ़ रहे थे इसके पहले पर्सपेक्टिव्स के बारे में। तो इस तरह से हमने जाना कि सोशियोलॉजी को स्टडी करने के बहुत सारे पर्सपेक्टिव होते हैं और आप किसी भी एक पर्सपेक्टिव को यूज़ करके कोई भी स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम सोशियोलॉजी में आगे बढ़ते हुए अब हम न्यू थिंग को जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सोशियोलॉजी को अध्ययन करने के क्या क्या तरीके होते हैं, क्या क्या मेथड होते हैं, कौन कौन से मेथड को यूज़ करके हम कोई भी स्टडी सोशियोलॉजिकल कर सकते हैं। तो सोशियोलॉजिकल स्टडी के बहुत सारे मेथड होते हैं जिनको हम सीक्वेंस में जानने की कोशिश करेंगे ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो जाए कि हम जब भी सोशियोलॉजी को पढ़ेंगे तो कौन कौन मेथड का यूज़ कर सकते हैं और उन मेथड को यूज़ करते समय हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और उन मेथड का यूज़ किसने किसने किया है पहले और किन किन स्टडी में किया है। ये कुछ की पॉइंट को लेकर हम अपना डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि सोशियोलॉजी को स्टडी करने के क्या क्या मेथड होते हैं। तो सोशियोलॉजी को स्टडी करने के बहुत सारे मेथड हैं जो हम आपको सीक्वेंस में बताएंगे। सबसे पहले तो जानते हैं कि मेथड क्या होता है। तो मेथड का मतलब होता है एक तरीका। जैसे कोई भी घटना घटित होती है तो उस घटना को आप सिस्टमेटिक तरीके से किस तरह से जानेंगे या वो जो तरीका या वो रास्ता जिस तरीके से आप उस घटना का सिस्टमेटिक अध्ययन करेंगे, वो अध्ययन करने का जो तरीका है उसको मेथड कहते हैं। तो ये है हमारा स्टडी मेथड। तो किसी भी घटना को स्टडी करने के बहुत सारे मेथड हैं, आप उसको फॉलो करके आप कोई भी स्टडी कर सकते हैं। आप जब भी कोई स्टडी करेंगे जो सोशियोलॉजिकल स्टडी होगी तो उसमें इनके रूल्स को फॉलो करते हुए आप स्टडी करेंगे, तभी आपकी स्टडी सोशियोलॉजिकल मानी जाएगी, अदरवाइज़ वो स्टडी नॉर्मल स्टडी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है सबसे पहले हम समझते हैं कि किस लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है मेथड को यूज़ करने की। तो हमें इसलिए ज़रूरत पड़ती है, हम किसी भी घटना का जब व्यवस्थित अध्ययन करना चाहते हैं, वैज्ञानिक अध्ययन करना चाहते हैं या सिस्टमेटिक अध्ययन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है स्टडी मेथड की। तो किसी भी घटना का जब हम सिस्टमेटिक अध्ययन करना चाहेंगे तो हमें उसके लिए कुछ मेथड का यूज़ करना पड़ेगा जो हमें पहले ही बताए जा चुके हैं। उनका यूज़ करते हुए उनके अनुसार जब हम कोई भी घटना का एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तब हमारी वो स्टडी साइंटिफिक या सिस्टमेटिक स्टडी मानी जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट बिंदु की तरफ। तो कोई भी घटना जो होती है वो नॉर्मल ऐसा नहीं है कि जो घटना यहाँ घटी वो कहीं और घटेगी तो सेम सिचुएशन होगी। तो इसलिए घटनाओं को दो आधार पे बांटा जा सकता है। पहली घटना है प्राकृतिक घटना जिसको नेचुरल घटना बोला जाएगा, और दूसरी है जो मानवीय होगी, जो ह्यूमन की घटना घटित होगी, मानवीय घटना वो। तो यहाँ पे मैंने दोनों को मेंशन इसलिए कर दिया ताकि आप डिफरेंस बना पाएँ, क्योंकि दोनों में ही अलग अलग स्टडी मेथड यूज़ होते हैं। पहली जो मैंने लिखा है नेचुरल, यानी जो प्राकृतिक घटना होती है, उसमें क्या होता है, कोई भी प्राकृतिक घटना घट गई, जैसे मान लीजिए कहीं पे बाढ़ आई, उसके बाद जो चीज़ें अस्त व्यस्त हुई या जो भी लोगों को डिस्टरबेंस हुआ, तो आप क्या करेंगे, उसमें जाके डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करेंगे, यानी प्रत्यक्ष आपका वो अवलोकन होगा। उसके आधार पे आप जो भी देखेंगे वो आप एनालिसिस आप देंगे, तो वो एक जनरल पर्सपेक्टिव में होगा, मतलब होलिस्टिक व्यू होगा उसका, और वो यूनिवर्सल स्टडी आपकी होगी। तो ये क्या होगी, सार्वभौमिक होगी। जो आपकी नेचुरल होगी वो सार्वभौमिक स्टडी होगी, क्योंकि कहीं पे भी अगर बाढ़ आई उसके बाद जो भी सिचुएशन हुई, जो आपने देखा, वहाँ पे हम अगर जाएंगे तो मुझे भी वही चीज़ दिखेगी, तो वो यूनिवर्सल है। जो आपने देखा वही हम देखेंगे, उसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो सेम है, वो हर जगह सेम ही रहेगी, कोई भी जाए उसका रिज़ल्ट सेम ही आना है। दूसरा, इसमें क्या होता है, भविष्यवाणी करने की क्षमता होती है। वो कैसे होगी, इसमें भविष्यवाणी की जा सकती है। जैसे मान लीजिए आपने देखा किसी के घर में आग लग गई और सब कुछ नष्ट हो गया, तो आप भविष्यवाणी कर सकते हैं कितने का इनका लॉस हुआ होगा। या किसी के घर में चोरी हुई, बहुत सारा सामान चला गया, आप बता सकते हैं कितना इनका लॉस हो गया होगा और इतना समय, इतना सामान इनको अब दोबारा बनाने में कितना टाइम लगेगा, आप बता सकते हैं। या आप किसी युद्ध हुआ है कहीं पर, आप वहाँ घटनास्थल पर जाकर देखते हैं कितनी तबाही हो गई है, कितना सब कुछ लॉस हो गया, तो आप
आप बता सकते हैं कि कितना इनका नुकसान हुआ होगा और क्या क्या इसके रिज़ल्ट होंगे या क्या पॉसिबिलिटी है। जैसे भोपाल गैस कांड हुआ था तो उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम हो गई, तो इस तरह से हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि इसका रिएक्शन क्या होगा और वो हर जगह क्या होगा, यूनिवर्सल होगा। ये हमारी जो जितनी भी चीज़ें हैं, ये नेचुरल जो भी घटना, प्राकृतिक घटना होगी उसमें ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो इस तरह से क्या होगी, ये एक ऑब्जेक्टिव स्टडी मानी जाती है। ऑब्जेक्टिव स्टडी क्यों मानी जाती है, क्योंकि जो है वो है, आपने बता दिया एज इट इज़ है, उसमें हम कुछ चेंज तो कर नहीं सकते, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव स्टडी होती है, क्योंकि इसमें व्यक्ति का अपना पक्ष नहीं आता है। नेक्स्ट हम आते हैं मानवीय घटना, जो ह्यूमन की घटना है, जो उसमें क्या होता है, लैक ऑफ यूनिवर्सलिटी होती है, क्योंकि उसमें सार्वभौमिकता नहीं पाई जाती, इसका अभाव होता है। क्यों, क्योंकि जो घटना हमारे यहाँ घटी ज़रूरी नहीं वो कहीं और भी घटे, और घटेगी तो ये भी ज़रूरी नहीं कि उसी रूप में घटे, हो सकता है वहाँ पे कोई दूसरे फॉर्म में वो दिखाई दे रही हो, तो यूनिवर्सल नहीं होता। सबसे पहली बात तो यही हो गई। दूसरा क्या होता है, इतना समय गतिशील है, जो चीज़ आज है वो कल तो आपको मिलेगी नहीं, उसी फॉर्म में मिल ही नहीं सकती, आप उसकी फॉर्म चेंज होगी, तो जब जगह चेंज होगी, प्लेस चेंज होगा, तो ऑटोमेटिक घटना का स्वरूप भी चेंज होगा। तो इस तरह से इसमें ये प्रॉब्लम पाई जाती है। तो जब सब सारा चीज़ चेंजेबल है, वहाँ पे कुछ स्टेबिलिटी है ही नहीं, तो ऑब्जेक्टिविटी का अभाव पाया जाता है। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्टिव स्टडी नहीं होती। ऑब्जेक्टिव स्टडी को पाने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम होती, पा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पाएंगे, लेकिन इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत मुश्किल से पाते हैं। तो वो जो मुश्किल होती है, वो इस जो ह्यूमन स्टडी जब हम करते हैं, किसी भी व्यक्ति की स्टडी करते हैं, तो उसमें हम ऑब्जेक्टिविटी को कैसे लाएं, इसके लिए कुछ तरीके बताए गए हैं, कुछ रूल्स बताए गए हैं। उनको फॉलो करने के लिए हम जिन तरीकों का यूज़ करते हैं वही स्टडी मेथड है, वही सोशियोलॉजिकल मेथड है। तो ऑब्जेक्टिविटी को पाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सोशियोलॉजिकल स्टडी मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, तभी आप इस ऑब्जेक्टिविटी को पा सकते हैं। अदरवाइज लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी हो जाएगा, ऑब्जेक्टिविटी आपकी स्टडी में नहीं आएगी। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि ऑब्जेक्टिविटी पाने के लिए हमें कुछ जो समाजशास्त्रियों ने मेथड बताए हैं उनका यूज़ करके ही स्टडी करनी पड़ेगी, तभी हमें ऑब्जेक्टिविटी मिलेगी, और तभी हमारी वो स्टडी जो है वो साइंटिफिक स्टडी होगी, सिस्टमेटिक स्टडी होगी। क्लियर। अब हम आते हैं जो ह्यूमन है, जो मानवीय घटनाएं हैं, वो दो तरह की घटनाएं होती हैं। एक तो मूर्त होती है, दूसरी अमूर्त होती है। मूर्त जिसको हम डायरेक्ट देख सकते हैं और डायरेक्ट जाके समझ सकते हैं। अमूर्त वो घटनाएं होती हैं जो हमें डायरेक्ट नहीं दिखती हैं, जो कुछ आंतरिक मनोभाव होते हैं वो हमें डायरेक्ट नहीं दिखते हैं, तो उन्हें हमें समझना पड़ता है। तो उसके लिए क्या होता है, देखो अब यहाँ पे मूर्त और अमूर्त। मूर्त को क्या बताया गया है, क्वांटिटेटिव बताया गया है। क्वांटिटेटिव क्यों है, क्योंकि जो मूर्त है, जो दिख रहा है एज इट इज़ है, जैसे कि ये 5 फिंगर्स हैं वो आपको दिख रही हैं, ये 5 हैं, तो हम काउंट करें या आप काउंट करें 5 ही रहेंगी, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। क्वांटिटेटिव का मतलब है एज इट इज़ सेम रहेगा, संख्याओं में रहेगा, रिजल्ट जो भी आएगा आप उसको काउंट करके बता सकते हैं, यूनिवर्सलिटी होगी इसमें। और जो क्वालिटेटिव होती है उसमें उन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, जैसे व्यक्ति के मनोभाव हो गए, गुण हो गए, संवेग हो गए, जिनको हम नहीं समझ सकते हैं। ऐसे हम नहीं बता सकते कि कितना इनके पास इनके मन में 4-5 ये चल रही हैं, 2 ये चल रही हैं, ऐसे हम नहीं बता सकते ना। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, फील करना होगा। तब जब हम चीज़ों को फील करते हैं या किसी के मनोभाव या गुणों का अध्ययन करते हैं, तो उसको हम क्वालिटेटिव स्टडी कहते हैं। तो क्वालिटेटिव स्टडी करने के 5 तरीके हैं, ठीक है। और जो क्वांटिटेटिव स्टडी करने के तरीके हैं उसके 4 तरीके हैं, ये आपको याद करना होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और इसमें जानते हैं कौन कौन से मेथड हैं। अगर हम क्वांटिटेटिव की बात करें तो उसमें नंबर 1 पे आता है हिस्टोरिकल मेथड, फिर आता है कंपैरेटिव मेथड जिसमें हम तुलना करते हैं, फिर 3rd नंबर पे आता है स्टैटिस्टिकल मेथड जिसमें हम संख्याओं का अध्ययन करते हैं, और फिर आता है सोशल सर्वे मेथड जिसमें हम सर्वे करके एनालिसिस निकालते हैं, तो उसमें भी संख्याएं और परसेंटेज के आधार पे बता सकते हैं। तो ये हमारी हो गई क्वांटिटेटिव मेथड। इसी तरह हमारा क्वालिटेटिव में 5 हैं जिनका यूज़ सोशियोलॉजी में ज़्यादा किया जाता है। वो ये हैं इंडक्टिव, डिडक्टिव मेथड, जो हमने पहले आपको बता दिया है काफ़ी डिटेल में, लेकिन फिर हम बता देंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है।
नेक्स्ट नंबर पे आता है केस स्टडी मेथड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है एक सोशियोमेट्री मेथड, फिर है स्केल ऑफ सोशल डिस्टेंस और लास्ट में है कम्युनिटी स्टडी मेथड। तो हम इस चैप्टर के अंदर इन सारी चीज़ों को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। अभी क्योंकि ये लेक्चर बहुत लॉन्ग ना हो इसलिए हमने यहाँ पर पहले हम क्वालिटेटिव को पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें 5 हैं पर ये जो है बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं है और इनको हमें डिटेल में समझाना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा। तो इसको हम इसके बाद कवर करेंगे। तो यहाँ आज हम इन 3 को पढ़ते हैं, इंडक्टिव डिडक्टिव को, केस स्टडी को, सोशियोमेट्री को। ये 2 रह जाएंगे तो इनको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे सिस्टमैटिकली। तो अभी तक आपको क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इंडक्टिव मेथड हमने आपको बहुत अच्छे से बताया था, ट्रिक भी बताई थी। जो लखनऊ में पीजीआई हॉस्पिटल, अगर आप उसको याद रखेंगे तो पीजीआई से हो जाएगा पर्टिकुलर और टू जनरल और इज इक्वल टू इंडक्टिव। ये मेरी ट्रिक है, आप भी फॉलो करिए तो आपको भी समझ में आएगा। तो अगर आप दोनों को याद करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आप एक को याद करेंगे तो उसके जस्ट अपोजिट होगा और दूसरा तो अपने आप याद हो जाएगा। तो आप किसी भी एक को याद कर लीजिए, जो भी ट्रिक आपको अच्छी लगे। यहाँ मैंने बहुत ही शॉर्टकट में और बहुत ही क्लियरली मेंशन कर दिया है, आपको इससे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें और कोई आएगा नहीं। और अगर आपको इतना लर्न हो जाएगा तो आपका इंडक्टिव डिडक्टिव कभी गलत नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। इंडक्टिव क्या होता है? इंडक्टिव का मतलब है पर्टिकुलर टू जनरल। पर्टिकुलर का क्या मतलब है? पर्टिकुलर जैसे कि एक चीज़ हो गई, हम हैं, व्यक्ति हैं, एक इंडिविजुअल हैं, हम अपने अध्ययन से किसी सोसाइटी का एनालिसिस करेंगे या उस पॉइंट पर पहुंचेंगे कि हम ऐसे हैं या मेरी सोच ऐसी है, तो इसका मतलब है सोसाइटी ऐसी होगी। अगर हम इस तरह से एक छोटे से पर्सपेक्टिव से लेकर लार्ज पर्सपेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं तो उसका मतलब है वो इंडक्टिव स्टडी है। तो यहाँ मैंने इसलिए मेंशन किया है पर्टिकुलर टू जनरल, मतलब इंडिविजुअल टू सोसाइटी, व्यक्ति से लेकर समाज की तरफ ये अध्ययन किया जाता है, ये जाना जाता है। कहने का मतलब ये है, एक व्यक्ति को ध्यान में रखकर पूरे समाज को समझने की कोशिश करते हैं। किसमें? इंडक्टिव अप्रोच में। अब देखिए यहाँ दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडक्टिव में सब्जेक्टिविटी पे फोकस किया जाता है या इंडक्टिव स्टडी से सब्जेक्टिविटी आती है। क्यों? इसलिए क्योंकि व्यक्ति है, उसका अपना दृष्टिकोण होगा, वो अपने व्यू पॉइंट देगा, तो ऑब्जेक्टिविटी कहाँ आ पाएगी? कोई ज़रूरी आ ही नहीं पाएगी, क्योंकि हमने यहीं पे बताया जो ह्यूमन है वो अपना कुछ व्यू पॉइंट देगा तो अपनी तरफ से देखेगा, तो सब्जेक्टिविटी होगी इसमें। अब हम यहाँ पे ये इसलिए लिख दें, आपको हम बहुत अच्छे से बता चुके हैं कि किसमें इसका यूज़ किया जाता है। तो मैंने बताया था एथनोमेथोडोलॉजी में, क्योंकि इसमें भी व्यक्ति को ध्यान में रखा जाता है। इसको सेंटर में रख के तब हम समाज को समझने की कोशिश करते हैं और तब हम स्टडी करते हैं। फेनोमेनोलॉजी में भी यही होता है, व्यक्ति के इर्द गिर्द ही अध्ययन किया जाता है। और सेम सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म में भी व्यक्ति ही अध्ययन का केंद्र होता है। तो आई होप आपको इंडक्टिव बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें 3 की पॉइंट हैं, रिवाइज कर लेते हैं। एक तो इंडिविजुअल टू सोसाइटी होगा, दूसरा सब्जेक्टिविटी होगी, तीसरा ये जो है इसमें एथनोमेथोडोलॉजी, फेनोमेनोलॉजी और जो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म वाले हैं वो लोग इसको यूज़ करते हैं। इसमें इंडिविजुअल व्यक्ति सेंटर में होता है। अब जैसे इसमें क्या है, इसमें फॉर एग्जांपल देख सकते हैं, किसी ने देखा कि फल ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहे हैं, तो फल पेड़ से नीचे गिरे तो उन्होंने फल को गिरते हुए देखा, इसलिए बोला कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है। पहले एक व्यक्ति ने देखा, तब उसने एनालिसिस किया कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, तब ये पॉइंट निकल के आया इसमें गुरुत्वाकर्षण है। तो ये यहाँ पे इसका एग्जाम्पल हो गया। अब हम डिडक्टिव मेथड की तरफ चलते हैं। ये इसका अपोजिट है। अगर आप इंडक्टिव को याद रखेंगे, डिडक्टिव अपने आप याद रहेगा, लेकिन मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। इसकी भी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, GDP बताई थी। अगर आपको अच्छी लगे तो फॉलो कर लें, वरना आप अपने हिसाब से देख लें और एक ही को लर्न कर लें। अब ये इसका जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या होता है, सोसाइटी को ध्यान में रख के हम इंडिविजुअल के बिहेवियर का एनालिसिस करते हैं। सोसाइटी में ऐसा होता है इसलिए इनका बिहेवियर ऐसा होगा, ये चीज़ हम इसमें फॉलो करते हैं। तो सोसाइटी को लार्ज पर्सपेक्टिव को पहले रखते हैं, फिर वो धीरे धीरे जाकर पर्टिकुलर पे आ जाता है, इसलिए जनरल टू पर्टिकुलर होता है। अब इसमें ऑब्जेक्टिविटी इसलिए होती ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटी होती है या ऑब्जेक्टिविटी पे फोकस इसलिए करता है क्योंकि सोसाइटी को लेकर हम जब अध्ययन करेंगे उसके दृष्टिकोण से देखेंगे
तो उसमें ऑब्जेक्टिविटी इसलिए आने की पॉसिबिलिटी होती है क्योंकि उसमें यूनिवर्सलिटी होती है, उसमें सार्वभौमिकता होती है। अब हमने इसमें पहले ही बताया था कि प्रकार्यवाद आता है, संघर्षवाद आता है और इवोल्यूशनरी जो अध्ययन किया जाता है उसमें इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो लोग लार्ज पर्सपेक्टिव सोसाइटी को सेंटर में रखते हैं। तो इसका अगर एग्जांपल हम देखें तो उसके अपोजिट ही कर सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है इसलिए पेड़ से फल नीचे गिरते हैं। तो ये इसका एग्जांपल हो सकता है, क्योंकि ये सोसाइटी को लेके चलेंगे तो ये सोसाइटी में ऐसा होता है इसलिए उसका भी नेचर ऐसा है या वो चीज़ ऐसी हो रही है, ये होगा। तो मुझे लगता है कि ये सभी को समझ में आ गया होगा इंडक्टिव डिडक्टिव, अब आपको दोबारा पढ़ने की नीड नहीं होगी। नेक्स्ट हम आते हैं केस स्टडी मेथड की तरफ। तो केस स्टडी में सबसे पहले ये है कि इसमें किसी भी यूनिट का, कोई भी एक छोटी सी स्मॉल सी यूनिट होगी उसका सिस्टमैटिक स्टडी किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, किसी भी यूनिट का सिस्टमैटिक स्टडी होता है, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ अ यूनिट। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर इकाई का एक गहनतापूर्वक अध्ययन किया जाता है, एक विस्तृत इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। कोई छोटी सी इकाई है, जैसे ये मार्कर है छोटा सा, हम इसके बारे में हर एक चीज़ के बारे में जब अध्ययन करेंगे, इसको समझ जाएंगे कि ये क्या है, किस चीज़ से मिलकर बना है, कैसा होता है, क्या काम होता है, सब कुछ जब इसके बारे में जान जाएंगे तो ये केस स्टडी हो जाएगी इस मार्कर की। तो जो भी चीज़ आप जिसके भी बारे में अध्ययन करेंगे उसका गहन और विस्तृत अध्ययन कहेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है सीमित क्षेत्र में, यानी छोटे, इसमें बहुत लार्ज पर्सपेक्टिव में नहीं हो पाएगा क्योंकि उसमें डीपली फिर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी। तो सीमित क्षेत्र में विस्तृत ज्ञान, यानी बहुत ज़्यादा जब आप जानकारी ले लेंगे, इस सीमित क्षेत्र ये मार्कर हो गया, इसके बारे में विस्तृत ज्ञान, पूरा नॉलेज जब हम ले लेंगे चारों तरफ से तो हमारा केस स्टडी मेथड हो जाएगा। इसीलिए इसको माइक्रोस्कोप मेथड कहा है, किसने, बर्गेस ने। ये तो बहुत पूछा जाता है और सबको पता होगा पर मैंने मेंशन कर दिया। माइक्रोस्कोप मेथड सूक्ष्मदर्शी मेथड कहा गया है, किसने कहा है, बर्गेस ने कहा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम देख लेते हैं केस स्टडी मेथड का यूज़ किन किन समाजशास्त्रियों ने अपने अध्ययन में किया है। तो बाल अपराध का अध्ययन किसने किया है, लीपले ने। लीपले ने अपने अध्ययन में बाल अपराध का अध्ययन किया है केस स्टडी मेथड से। इसी तरह होबो कल्चर का अध्ययन किसने किया है, एंडरसन ने। उसके बाद आते हैं यांकी सिटी। यांकी सिटी का अध्ययन किसने किया है, वार्नर ने। मिडिल टाउन का अध्ययन किसने किया है, रॉबर्ट लिंड ने। इसी तरह है 5 फैमिलीज का अध्ययन किसने किया है, ऑस्कर लेविस ने। पॉलिश पीजेंट का अध्ययन किसने किया है, थॉमस एंड नैनकी ने। तो ये कुछ लोग हैं, 6 लोग जिन्होंने अपनी स्टडी में केस स्टडी मेथड का यूज़ किया है और ये बहुत ही पूछा जाता है, तो आप ये 6 को लर्न कर लीजिए। लीपले ने बाल अपराध में किया है, वार्नर ने यांकी सिटी का अध्ययन किया है, लेविस ने 5 फैमिलीज़ का अध्ययन किया है, एंडरसन ने होबो कल्चर का यूज़ किया है, रॉबर्ट लिंड ने मिडिल टाउन का, थॉमस एंड नैनकी ने पॉलिश पीजेंट का अध्ययन किया है। तो इसमें केस स्टडी मेथड यूज़ हुआ है। इतना ही इसमें इम्पॉर्टेंट था इसलिए मैंने शॉर्टकट में बताया आपको। अब आते हैं हम अपने थर्ड सोशियोमेट्री मेथड में। इसका सबसे पहले यूज़ 1937 में किया था J.L. मोरिनो ने। इन्होंने सबसे पहले इसका यूज़ किया था अपनी बुक हु शैल सर्वाइव में, जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही हो गया। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये भी इसकी स्टडी एक स्मॉल ग्रुप में ही कर सकते हैं, बहुत लार्ज पर्सपेक्टिव में नहीं होगी इसकी स्टडी भी। इसमें क्या होता है, सोशियोमेट्री में हम किसी भी चीज़, किसी भी व्यक्ति की जो प्रेम होता है, घृणा होती है, या उसका आकर्षण होता है, विकर्षण होता है, या उसकी जो सामाजिक दूरी होती है, इसका पता लगाया जाता है। इसका अध्ययन इस मेथड के माध्यम से किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, एक तो स्मॉल ग्रुप की स्टडी होगी, प्लस किसी का प्रेम, घृणा, दूरी और उसका आकर्षण विकर्षण का अध्ययन किया जाता है। इसकी एक विशेषता ये है कि ये एक इकलौती ऐसी मेथड है जिसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों मेथड का यूज़ किया जा सकता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये एकमात्र
ऐसी विधि है जो दोनों मेथड में यूज़ की जाती है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में। तो आई होप इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कोई क्वेरी नहीं होगी। अगर है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। और अभी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे स्केल ऑफ सोशल डिस्टेंस, उसके बाद कम्युनिटी स्टडी मेथड, और देन हम इन चारों को बारी बारी से अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनमें थोड़ा डीपली पढ़ने की आवश्यकता है, नहीं तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो इनको हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। अभी हम नेक्स्ट पार्ट में इन दोनों को कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी। Thank you.